अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे। लास्ट टाइम हमने इंडस्ट्रियल लॉ में कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। ठीक है जी। आ, आज उन्हीं टॉपिक्स को आगे हम फर्दर देखते हैं इंडस्ट्रियल लॉ में। और ये इंडस्ट्रियल लॉ में जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज ये है आपके पास। ठीक है। तो पार्ट 2 कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था हमने इंस्पेक्टर और सर्टिफाइंग सर्जन। ठीक है, आज आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्ट्राइक इन लॉकआउट, उसके बाद इलीगल स्ट्राइक इन लॉकआउट, उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, उसके बाद हम करेंगे वर्क काउंसिल, उसके बाद हम करेंगे लेबर कोड, उसके बाद हम करेंगे हॉलीडेज विद पे, उसके बाद हम करेंगे सॉरी लेबर कोड दोबारा आ गया, डिसएप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, डिसएप्लीमेंट का टॉपिक हम करेंगे, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, स्ट्राइक एंड लॉकआउट और से सुनिएगा। देखिए, जब भी कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज होती हैं तो वहाँ पे जो है वो आ, एक यूनियंस बन जाती है लेबर की, वर्कर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब ये वर्कर की यूनियन जो है ये बनना क्या लॉफुली अलाउ है या अलाउ नहीं है? कानून इसके बारे में क्या कहता है? तो कानून कहता है कि जी यूनियंस बनाना, वर्कर्स अगर अपनी कोई एसोसिएशन बनाते हैं जिसको हम लॉ में यहाँ कहते हैं ट्रेड एसोसिएशन, आगे हम जाके पढ़ेंगे भी, तो ट्रेड एसोसिएशन बना सकते हैं, अलाउ है। आपको कोई नहीं रोकेगा। न सिर्फ बना सकते हैं बल्कि जो जो उस एसोसिएशन का मेंबर बनना चाहता है, उस एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहता है तो वो उसको ज्वाइन भी कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो स्ट्राइक किससे कहते हैं, लॉकआउट किससे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको दो लोगों के बारे में मालूम होना चाहिए। एक होते हैं वर्कर, ठीक है जी, और एक होते हैं एम्प्लॉयर। तो वर्कर जो है वो हमेशा अपने एम्प्लॉयर के अंडर में और कंट्रोल में काम कर रहा होता है। ठीक है जी। वर्कर हमेशा अपने एम्प्लॉयर और अंडर में काम करता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वर्कर और एम्प्लॉय के दरमियान में डिस्प्यूट हो जाता है। अब वर्कर लेट्स सपोज कहते हैं कि यार हमारे कुछ मुतालबात हैं, आप उन मुतालबात को, डिमांड्स हैं, उसको एक्सेप्ट करें, उसको पूरा करें। ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि जस्ट लाइक जी हमारी सैलरीज इंक्रीज करें, हमें जो है वो बोनस दें, हमें अलाउंस दें आफ्टर डेथ या आफ्टर सीरियसली इंजर्ड या डिसेबलमेंट की सूरत में। आप हमारे बच्चों को हमारी जगह पे जॉब देंगे, हमें जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, हमें हमारे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। इस तरीके से बहुत से मुतालबात होते हैं। तो जब वर्कर्स की तरफ से उनका जो एक बॉस होता है, क्या होता है बॉस, ठीक है, वो क्या करता है, उस बॉस का नाम, उस लीडर जिसे आप कहते हैं, वर्कर्स के जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं CBA, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, जो कि टॉपिक नंबर 3 आपको नजर भी आ रहा होगा, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी। ठीक है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट जो है वो नेगोशिएट करता है एम्प्लॉयर से अपने डिमांड्स के बारे में, उनसे कहता है कि जी आप हमारे डिमांड को पूरा करें। ठीक है। अब अगर एम्प्लॉयर के सामने जब वो डिमांड रखी जाती है, एम्प्लॉयर को एक्सेप्टेबल नहीं होता, एम्प्लॉयर नहीं मानता, एम्प्लॉयर को लॉसेस नज़र आते हैं, तो एम्प्लॉयर कहता है कि जी मैं आपकी डिमांड नहीं मानूंगा। तो फिर ऐसी सिचुएशंस पे एम्प्लॉयर को प्रेशराइज करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट किसकी कॉल दे देते हैं, स्ट्राइक। उर्दू में कहते हैं इसको हड़ताल कर देना। अब होता ये है कि बेटा ये क्या करते हैं, ये चले जाते हैं स्ट्राइक्स पर। स्ट्राइक्स पे क्यों जाते हैं? क्योंकि इकॉनमी का पहिया आपने जाम कर दिया, आपने रोक दिया, काम की रफ्तार को आपने स्टॉप कर दिया या कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ऐसी सिचुएशन में क्या होगी, इंडस्ट्रीज प्रॉफिट में नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, लॉसेस में जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज में काम करने वाला आ, होता ही कौन है, मैन पावर होता है, वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होती हैं। और जब वही काम नहीं करेंगे तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इंडस्ट्रीज में कंटिन्यूसली काम होगा?
और ऐसी सिचुएशन में इंडस्ट्रीज कहाँ जाएगी, लॉसेस में जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फिर ये एक थ्रेट होता है अपनी बात मनवाने के लिए कि जी आप हमारी इन लिजिटिमेट डिमांड्स को फुलफिल करें, अदरवाइज हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। ठीक है। अब वो होता ये है कि ये तो वो इंडस्ट्री की पूरी इंडस्ट्री को शट डाउन कर देते हैं, काम से रोक देते हैं, या इंडस्ट्री के कुछ हिस्से को काम से रोका जाता है। चाहे आप पूरी इंडस्ट्री को काम से रोक दें, चाहे इंडस्ट्री के कुछ हिस्से को काम से रोक दें, तो कानून की नज़र में दोनों सिचुएशंस में इसको हम कहते हैं स्ट्राइक। ठीक है। लेकिन स्ट्राइक पे जाने से पहले आप लाजमी तौर पर नोटिस देते हैं कि जी इतने टाइम पीरियड का हम 14 डे का नोटिस है। ठीक है। 14 दिनों का नोटिस होता है, वो आप एम्प्लॉयर को देते हैं कि हमारे डिमांड्स पूरी कर दें, अदरवाइज हम स्ट्राइक पे चले जाते हैं। जब एम्प्लॉयर नहीं मानता, वो नोटिस एक्सपायर हो जाता है, तो उस नोटिस के बाद ये लोग क्या चले जाते हैं स्ट्राइक पे, ताकि अपनी डिमांड्स को पूरा किया जाए और एम्प्लॉयर को प्रेशराइज किया जाए। ठीक है। क्लियर हो गया। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक। ये मैंने आपको स्ट्राइक का पूरा बैकग्राउंड भी बता दिया, और स्ट्राइक किसे कहते हैं ये भी मैंने बता दिया, और क्यों की जाती है ये भी बता दिया, कितने डेज का नोटिस दिया जाता है ये भी बता दिया, कौन करता है ये भी बता दिया। ठीक है। अच्छा जी, स्ट्राइक के साथ साथ आप लोगों को स्क्रीन पे एक और वर्ड नजर आ रहा होगा, लॉक आउट। इसको हम उर्दू में कहते हैं तालाबंदी, ताला लगा देना। ठीक है। अब देखिए एक एंड पे वर्कर्स जो हैं, यानी जो उनके बिहाफ में उनका लीडर है, वो एम्प्लॉयर को प्रेशराइज करता है कि जी आप हमारी डिमांड्स को पूरा करें, अदरवाइज जो है स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अगर एम्प्लॉयर एक डिसीजन ले लेता है कि जी नहीं, मेरी नज़र में इन्होंने जो डिमांड की है ये इलिजिटिमेट डिमांड है, गैर कानूनी मुतालबात हैं, गैर कानूनी डिमांड है, तो मैं इनकी डिमांड को तो किसी सूरत पूरा नहीं करूँगा। और फिर वो ये कहता है कि देखो भाई कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, आप लोग अपनी स्ट्राइक्स को वापस ले लो, अपने स्ट्राइक्स को कैंसिल कर दो, या अदरवाइज फिर मेरे पास ऑप्शन ये होगा कि मैं खुद ही, आप लोग क्या स्ट्राइक करेंगे, मैं खुद ही फैक्ट्री इंडस्ट्री को लॉक कर देता हूँ, ताला लगा देता हूँ। ठीक है। नहीं होगा काम, मुझे नुकसान होगा। तो उल्टा प्रेशर लेने के बजाय वो इनको प्रेशराइज में ले आता है। देखो ठीक है, नहीं करना, भी नहीं करेंगे, मैं भी आपकी मुतालबात नहीं मानूंगा। सो देयर फोर लॉकआउट का मतलब ये है कि फैक्ट्री या इंडस्ट्री के किसी हिस्से को लॉक कर देना, या पूरी फैक्ट्री इंडस्ट्री को लॉक कर देना। तो फिर जब एम्प्लॉयर उल्टा उन पे प्रेशर डालता है वर्कर्स पे, लॉक कर देता है फैक्ट्री इंडस्ट्री को, दैट इज कॉल्ड लॉकआउट। और लॉकआउट का ऑप्शन कब होता है एम्प्लॉयर के पास, कि जब वो उसको, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट जो ऑन द बिहाफ ऑफ वर्कर्स आया है, उनकी इलिजिटिमेट डिमांड एक्सेप्टेबल ना हो, फिर ऐसी सिचुएशंस में एम्प्लॉयर जो है वो ताला कर देता है, लॉक कर देता है। लेकिन वो उससे भी पहले तक 7 डेज का नोटिस देता है। ठीक है। तो ये चीज आ जाती है हमारे पास सॉरी स्ट्राइक एंड लॉकआउट, छोटा सा टॉपिक था। अच्छा जी, अब दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारे पास, इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट। इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट किसे कहते हैं बेटा? इलीगल स्ट्राइक का मतलब ये है गैर कानूनी हड़ताल। तो कानून कहता है कि अगर आपने कोई इलीगल स्ट्राइक की, तो उस इलीगल स्ट्राइक के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और आपको जो भी होगा पनिश किया जाएगा। ठीक है। तो कभी भी इलीगल स्ट्राइक में अगर लेट सपोज आपको निकाल दिया जाता है, डिडेंट किया जाता है, ठीक है, ये डिसमिस कर दिया जाता है, तो फिर आपके पास जो एक राइट है कि जो मुझे गलत निकाला गया है, तो वो आप राइट अवेल नहीं कर सकते। तो जो भी कानून ने बताया है कि स्ट्राइक अगर करनी है तो किन डायमेंशन में रह के करनी है, उन्हीं डायमेंशन में रह के आपको स्ट्राइक करनी है। ठीक है। इसी तरीके से एम्प्लॉयर के लिए भी है कि लॉकआउट अगर आप करेंगे, तो जो भी कानून ने आपको बताया है, जिस डायमेंशन में जो बाउंड्रीज बताई हैं, उन्हीं बाउंड्रीज में रहते हुए आपने लॉकआउट करना है। वरना अदरवाइज अगर आपने गलत लॉकआउट किया, तो फिर जो भी आपके वर्कर्स का नुकसान हुआ है, वो नुकसान आपको पूरा करना पड़ेगा। यानी आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट। ठीक है। जल्दी से देख लीजिएगा बेटा इनको, अपने माइंड में थोड़ा फोकस कर लें, देन मैं आगे मूव कर रहा हूँ।
अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, थर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CBA। इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखो, सपोज करें अगर एक फैक्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री है, ये कंपनी है, जिस तरीके से PIA भी हमारे पास एक एयरलाइन की इंडस्ट्री है। तो कानून कहता है कि जब एक फैक्ट्री, इंडस्ट्री या कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड यूनियन, मीन्स आपने देखोगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट जो है वो तलबा तंजीमें हैं, आपको मुत्तहिदा भी मिलेगी, आपको जमात इस्लामी भी मिलेगी, ठीक है, आपको और बहुत सी क्या कहते हैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी। तो इसी तरीके से एक फैक्ट्री इंडस्ट्री में जब सिर्फ एक एक ट्रेड यूनियन होगी, एक वर्कर्स की जो है वो यूनियन होगी, तो फिर ऐसी सूरत में अगर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, 50 से कम है, तो फिर कानून कहता है कि ऐसी सूरत में कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में एक से ज़्यादा यूनियंस होंगे, 3, 4, 2, 5, 7 वट जितनी भी होगी, बट एक से ज़्यादा होगी, तो होता ये है कि जब ट्रेड यूनियंस आती हैं, हर एक की अपनी अपनी यूनियन होगी, तो फिर ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं। हर एक यूनियन वाला कहेगा कि जी अलाउंसेस हमें मिले, बोनस हमें मिले, हमारे बंदे को जॉब पे रखा जाए, एजुकेशन अलाउंस मिले, मरने के बाद हमारे कोलीग्स के बच्चों को जो है वो जॉब दी जाए। तो वो फिर आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो जब इतनी इतनी तरीके से लड़ाई झगड़े होंगे, तो कभी भी इंडस्ट्रीज जो है वो प्रॉफिट में नहीं जाएंगी, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन लॉसेस पे जाएंगी। तो इसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि भाई सिंपल से फॉर्मूला है कि अब आप लोग जब एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन होगी, तो आप लोग आपस में क्या करेंगे, आप लोग आपस में करेंगे, हर एक मेंबर, हर एक ट्रेड यूनियन वाला अपना मेंबर नॉमिनेट करेगा। क्या कहा मैंने बेटा? हर एक ट्रेड यूनियन वाला अपना मेंबर नॉमिनेट करेगा। अब जब मेंबर नॉमिनेट करेगा, लेट्स सपोज 5 यूनियंस थे, हर एक ने अपना अपना मेंबर नॉमिनेट किया, उनके दरमियान में क्या होगा, इलेक्शन। ठीक है जी, लाजमी नहीं है कि लेट्स सपोज ABCDE की 5 यूनियन है, ए ने अपना मेंबर नॉमिनेट किया, बी ने अपना किया, सी ने अपना किया, डी ने अपना किया, ई ने अपना किया। यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं कि ए वाला सिर्फ अपने ही मेंबर को वोट डालेगा, बल्कि ए वाला ए के मेंबर को भी वोट डाल सकता है, ए वाला सी के मेंबर को भी डाल सकता है। ये ना उसकी नजर में जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो उसको वोट डाल देगा। अब जब वोटिंग होगी, तो वोटिंग में सबसे ज्यादा जिस यूनियन के मेंबर्स को वोट मिल जाएंगे, वोटिंग में जब जिस मेंबर्स के मेंबर को सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे, तो वो कहलाएगा बेटा कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। ठीक है, कलेक्टिव मीन्स सबके लिए, बार्गेनिंग मीन्स डायलॉग करना, एजेंट मीन्स किसी का नुमाइंदा, यानी वो मुश्तरका तौर पर रिप्रेजेंटेटिव होगा किनका, अपने वर्कर्स का। यानी अब जब वो नॉमिनेट हो जाएगा, तो वो अपने मेंबर्स के लिए नहीं होगा, बल्कि वो उस फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में ABCDE जितने भी यूनियन है वो उन सब का लीडर होगा। समझ में आ गया? क्लियर? जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनकी जो पार्टी है वो तहरीक इंसाफ है, PTI, बट वो अब जब नॉमिनेट होंगे तो वो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसी तरीके से जब ये बन जाएगा कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, तो ये लेट्स सपोज
डी डी का मेंबर जीत जाता है तो वो सिर्फ ना डी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बल्कि वो ए का भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो बी को भी करेगा, वो सी को भी रिप्रेजेंट करेगा, वो डी को भी करेगा और वो ई को भी करेगा। यानी इसका काम क्या होगा कि जो एम्प्लॉयर होगा वर्कर्स के बिहाफ पर, वर्कर खुद तो जाके एम्प्लॉयर से बात नहीं करेंगे, तो उनके बिहाफ पर ये जाकर एम्प्लॉयर से बात करेगा और जो भी उनके मसले मसाइल होंगे उन मसले मसाइल को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है। और अगर एम्प्लॉयर नहीं मानता तो वो हम ये ऑलरेडी दे चुके हैं, दैट इज स्ट्राइक। तो वो किसी की स्ट्राइक दे देगा फिर। ठीक है। अपने मुतालबात सॉरी किसी की कॉल दे देगा वो स्ट्राइक। ठीक है। तो होपफुली आप लोग को कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट भी क्लियर हो गया। ठीक है। इसको भी देख लो जल्दी से बेटा। अगर आप लोग अपनी ऑन बोर्डिंग में लिखना चाहते हैं तो जल्दी से लिख लें इसको। ठीक है जी। इसके बाद फोर्थ फंड आ जाता है बेटा, वर्क काउंसिल। ठीक है। अच्छा, वर्क काउंसिल किसे कहते हैं, जरा इसको भी गौर से सुन लीजिएगा। देखो, हमेशा when there is a dispute, when there is a फड्डा एंड लड़ाई, ठीक है, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स, तो जो वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनका सदर है, वो कौन है, सीबीए, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। तो हर दफा सीबीए जाके नहीं करता, बल्कि ये पहले क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल्स पर जाके उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज अभी लद्दाख में चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है, तो होता क्या है कि दोनों के आर्मी चीफ फॉरन थोड़ी आ जाएंगे डायलॉग के लिए आपस में, बल्कि ग्राउंड लेवल पर। ठीक है। हो सकता है उनकी जो कर्नल लेवल हैं, यानी इंडियन आर्मी का कर्नल और चाइना का कर्नल, पहले वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ देन ब्रिगेडियर लेवल पर चले जाएंगे, नहीं होगा देन फिर जो है वो आर्मी का जो उनके बड़े हैं जनरल लेवल पे, नहीं हो तो फिर वो आगे आगे चलते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम फॉरेन कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट की तरफ नहीं होता, बिकॉज कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट इज द लास्ट ऑप्शन। ठीक है। लास्ट ऑप्शन है आपस के मैटर को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उससे पहले ग्राउंड लेवल्स पे उसको कोशिश की जाती है सॉल्व करने के लिए। अब वर्क काउंसिल क्या होता है, गौर से सुनिएगा। देखो बेटा, जब किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में 50 की मैं बात कर रहा हूँ, 50 या 50 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयर और वर्कर्स पर मुश्तमिल दोनों को कंट्रीब्यूशन से एक काउंसिल बनाई जाती है, एक जमात बनाई जाती है जिसके इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। यानी अगर 5 वर्कर की तरफ से आ रहे हैं तो 5 मेंबर एम्प्लॉयर की तरफ से आएंगे। अगर 10 वर्कर की तरफ से आएंगे तो 10 कहाँ से आएंगे, एम्प्लॉयर की तरफ से आएंगे। लेकिन होता ये है कि when there is only one trade union in any organization or any factory, तो फिर ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयर अपने वर्कर को तो चूज करेगी करेगी कि जी हमारी तरफ से ये 5 है, तो वर्कर की तरफ से जो सिलेक्शन होगी, ये 5 मेंबर्स कौन से होंगे, उनको भी एम्प्लॉयर नॉमिनेट करेगा कि जी आप 5 मेंबर्स की कमेटी है। ठीक है। ये कब होगा, when there is only one trade union, जब एक ट्रेड यूनियन होगी। अगर 10 एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉयर ने अपने लोगों को नॉमिनेट किया, अपने मेंबर्स को आगे लाया, तो जो वर्कर के मेंबर 10 होंगे उनको भी एम्प्लॉयर ही आगे लाएगा और उन पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाएगी, एक काउंसिल बनाई जाएगी, दैट इज कॉल्ड वर्क काउंसिल। अब वर्क काउंसिल के भी वही काम है जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट था, कि ग्राउंड लेवल्स पे जो भी डिस्प्यूट होंगे उनको सॉल्व करेंगे, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बट नहीं होता तो फिर वो मैटर कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग से भी नहीं होता तो फिर उस इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट पे चला जाता है। ठीक है। तो ये है।
लेकिन बेटा अगर जहाँ पर जहन में क्वेश्चन आता है कि भाई एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन है तो फिर क्या होगा, तो फिर उसमें थोड़ी सी माइनर सी चेंजेस ये होंगी कि जब एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन होंगी तो बेटा ऐसी सिचुएशन में ऐसे लेवल पर होगा क्या, अब उस वो जो एम्प्लॉयर तो अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा ही करेगा, बट वर्कर्स को कौन नॉमिनेट करेगा, अब एम्प्लॉयर नहीं करेगा, बट वर्कर्स का कौन आ गया, उनका लीडर कौन होगा, सीबीए। जब एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन मौजूद होंगी तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कौन होता है बेटा, वो सीबीए होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट होता है। वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट होता है। तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट क्या करेगा बेटा, आ, अपने वर्कर्स को खुद जाके नॉमिनेट करेगा कि जी हमारे तरफ से ये 5 लोग हैं, हमारे तरफ से ये 10 लोग हैं। फिर ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयर उनको नॉमिनेट नहीं करता, बल्कि कौन करता है, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट उनको नॉमिनेट करेगा, ठीक है। और उनका काम क्या होगा, जो भी मसले मसाइल होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 टॉपिक्स थे। 5वें पे आ जाए बेटा, लेबर कोड। अब लेबर कोड क्या होती है, देखो, झगड़ा स्टार्ट हुआ, ठीक है जी, किसके दरमियान में, एम्प्लॉयर और वर्कर्स के दरमियान में। वो झगड़ा कहाँ चला गया, पॉइंट नंबर 4 पे चला गया, वर्क काउंसिल में। इनसे भी सॉल्व नहीं हुआ, कहाँ चला जाएगा, पॉइंट नंबर 3, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। इनसे भी सॉल्व नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, थ्रेट देंगे एक दूसरे को, स्ट्राइक या लॉकआउट। जब यहाँ पे स्ट्राइक एंड लॉकआउट पे मसला बड़ा गंभीर हो जाता है, तो फिर ना स्टेप बैक होने के लिए वर्कर्स की तरफ से कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट एग्री होता है और ना ही एम्प्लॉयर होता है। तो फिर देखो, इंडस्ट्रीज बैकवर्ड हो रही है, इंडस्ट्रीज लॉसेस में जा रही है, और उसका लॉस जाना इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करता है। तो फिर जाहिर सी बात है, हर एक का नुकसान हो रहा है, मईशत डूब रही है, इकोनॉमी डूब रही है, लोग अनएम्प्लॉयड हो रही हैं, तो बहुत सी चीजें आती हैं। फिर ये मैटर ऑटोमेटिकली पॉइंट नंबर 5 पे चला जाता है, दैट इज ट्राइब्यूनल, लेबर कोड, ठीक है, लेबर कोड पे चला जाता है। क्लियर। अब लेबर कोड क्या करती है, बेसिकली लेबर कोड को जो अपॉइंट करती है, ये भी अदालत होती है, और इस अदालत में जो जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल जज होता है, यानी ग्रेड 19 या फिर हाई कोर्ट का जज बैठा होता है, ठीक है। इस कोर्ट का काम क्या है कि जी जो भी मैटर्स आएंगे उनको देखना, ठीक है। लेट्स सपोज मैं अगर आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जी जो भी स्ट्राइक होगा या जो भी लॉकआउट होगा उसको खत्म करवाना, ठीक है, उसको कैंसिल करवाना, फैक्ट्री इंडस्ट्री में हालात को बेहतर करना, ये काम किसका होगा, ये लेबर कोड का होगा। समझ में आ गया, क्लियर। इसी तरीके से जिस तरीके से एक जज के पास सिविल पावर्स होती हैं, ठीक है, यानी जज जिस पे चाहे जो पेनल्टी लगा दे तो उसकी इस जज के पास वही पेनल्टी होगी, ठीक है। मतलब जस्ट लाइक मैजिस्ट्रेट के पास जो पावर्स होती है वो भी इसके पास होगी, ठीक है। अच्छा, फिर अगर दोनों पार्टीज यानी एम्प्लॉयर और वर्कर में कोई आपस में सेटलमेंट हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और वो अपना केस विड्रॉ करना चाहते हैं, तो जज उनको अलाउ करेगा, ठीक है, अपने आप केस को विड्रॉ करें, ठीक है। इस जज का काम क्या है कि भाई जो भी आपके पास केस आया है उसको लिंगर ऑन नहीं करना, उसकी जजमेंट देना है, एज सुन एज पॉसिबल उसको एक पाए तकमील तक पहुंचाएं, उसका डिसीजन दें, ठीक है। और साथ साथ अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसकी भी हेयरिंग करना। लेट्स सपोज फैक्ट्री इंडस्ट्री अगर इलीगल काम कर रही है, ड्रग्स का काम कर रही है, मेडिकल की फार्मास्यूटिकल है वो 2 नंबर अदवात बना रही है, या इसी तरीके से जो है वेपन्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो फिर उनको पनिश करना, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी उसको लॉ ने पावर्स दिए हैं, इन्हें जो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पावर तो दिए ही दिए हैं, इसके अलावा जो भी लॉ ने पावर दिए हैं वो इन पावर्स का भी इस्तेमाल करेगा। क्लियर हो गया बेटा। तो इनको जरा जल्दी से पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं इनको जल्दी से अपने माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है, दिन में आगे चलता हूँ।
ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कुछ ये लेबर कोड की शेयर भी कर लेता हूँ, देख लें इसको आप जल्दी से। ठीक है, सो एक नज़र गो थ्रू कर दें जल्दी से, देन आगे मैं चलता हूँ। जल्दी से गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास टॉपिक हॉलीडेज विद पे। जल्दी से देखिए हॉलीडेज विद पे। हॉलीडेज विद पे में आपको स्टूडेंट बता देता हूँ मैं कि बेसिकली कि जब कोई वर्कर किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम करता है तो एम्प्लॉय क्या करता है, जो एम्प्लॉयर होता है सॉरी, उसका सैलरी जो है उसकी सैलरी डिडक्ट करते हैं। तो कानून कहता है कि आप जो है इन कंडीशंस में अपने वर्कर की सैलरीज को डिडक्ट नहीं कर सकते। मैं चंद चीज़ें आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से पाकिस्तान में वैसे तो संडे ऑफ है ही है ऑफिशियली, लेट सपोज समटाइम सैटरडे भी होता है। हम संडे को कंसीडर करते हैं बिकॉज सैटरडे में कंपनी की पॉलिसीज आ जाती हैं कि जी सैटरडे आप बुलाते हैं, हाफ टाइम बुलाते हैं, बट हम यहाँ डिस्कस करते हैं जस्ट सैटरडे संडे को। सपोज करें कि एक वर्कर है, उसका मालिक उसको कहता है कि जी फैक्ट्री इंडस्ट्री में आपने संडे को आना है, वो संडे को आ जाता है। संडे के बाद वो ऑल्टरनेट डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे वट किसी दिन भी अगर ऑफ करता है तो कानून कहता है कि जब वो ऑफ करेगा तो एम्प्लॉयर आप अपने वर्कर की सैलरी डिडक्ट नहीं करेंगे बिकॉज आपने उसको संडे को बुलाया और संडे को ऑफ करना उसका राइट था। अब अगर उसके ऑल्टरनेट डे वो ऑफ कर रहा है तो आप उसकी सैलरी डिडक्ट नहीं करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हर एक वर्कर का ये राइट बनता है कि जो भी गेजेटेड हॉलीडेज आएंगे, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अनाउंस करे या फेडरल गवर्नमेंट अनाउंस करे, उसमें अगर वो ऑफ करता है, अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में आता है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फॉलो करेंगे, और अगर वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आता है तो फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो किया जाएगा। जस्ट लाइक 27 रमजान मुबारक, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, 14 अगस्त, 23 मार्च, कश्मीर डे, ठीक है, 6 सितंबर, अगर इन पे हॉलीडेज दी जाती हैं और वो ऑफ करता है और आप काम पे बुलाते हो वो नहीं आता तो आप उसकी सैलरी को डिडक्ट नहीं करेंगे। इसी तरीके से वो 10 कैजुअल लीव भी ले सकता है विथ फुल पे। आप उसकी मतलब कैजुअल लीव कहते हैं कि कोई इमरजेंसी हो गई, किसी का इंतकाल हो गया, वट कुछ भी हो गया, उसको जाना पड़ गया,
या शादी वादी है तो आप उसको 10 लीव देंगे वो फिल। इसके साथ साथ सिक लीव भी ले सकते हैं, वो 16 दिन की छुट्टियां ले सकता है विद हाफ पे। हाफ पे उसको मिलेगी और हाफ पे उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ हॉलीडेज के पॉइंट ऑफ व्यू से था हमारे पास। लास्ट हमारे पास रह गया डिसेबलिमेंट। डिसेबलिमेंट का मतलब होता है बेटा माजूरी। अगर कानून कहता है कि जब कोई शख्स ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स काम के दौरान गिर जाता है और गिरने से उसकी अर्निंग पावर रिड्यूस हो जाए, कमाने की सलाहियत कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो उसको हम कहते हैं डिसेबलिमेंट। ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया उसके साथ, दोनों आंखें चली गई या एक टांग टूट गई या वट जिस तरीके से वो काम पहले कर सकता था अब नहीं करता, तो इसको हम कहेंगे डिसेबलिमेंट, यानी अर्निंग पावर रिड्यूस हो जाए। अब डिसेबलिमेंट की मजीद दो टाइप्स, एक को हम कहते हैं पार्शियल डिसेबलिमेंट और एक को हम कहते हैं टोटल डिसेबलिमेंट। पार्शियल का मतलब ये है कि आप अगर डिसेबल हुए हैं तो कुछ अरसे के लिए हुए हैं, आपकी अर्निंग पावर कुछ अरसे के लिए रिड्यूस हुई, लेकिन आफ्टरवर्ड आप उस काम पे दोबारा बहाल हो जाते हैं। लाइक सपोज फ्रैक्चर हो गया, कोई टांग टूट गई, कोई बाजू टूट गया या कुछ गहरा जख्म आ गया है, लेकिन बाद में आफ्टरवर्ड आप ठीक हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिसेबलिमेंट। टोटल डिसेबलिमेंट ऐसी डिसेबलिमेंट को कहते हैं कि जिसमें आपकी काम करने की सलाहियत हमेशा हमेशा के लिए ज़ीरो हो जाए, ख़त्म हो जाए, न सिर्फ ख़त्म हो जाए बल्कि आप दूसरों पर डिपेंड करने वाले बन जाए। लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता अगर कोई वर्कर एक्सीडेंट हुआ, उसकी बैकबोन ही डैमेज हो गई, तब तो वो दोबारा सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो टोटली बेड रेस्ट पे चला गया। इसी तरीके से किसी की दोनों आंखें ज़ाया हो गई ड्यूरिंग वर्किंग। ठीक है, तो कानून कहता है ऐसी सूरत में भी ऐसा शख्स डिसेबल हो जाएगा। तो होपफुली डिसेबलिमेंट का मतलब समझ में आ गया। डिसेबलिमेंट का मतलब है कि किसी की वर्किंग पावर रिड्यूस हो जाना ड्यूरिंग वर्किंग आवर, काम के दौरान वो इस तरीके से जख्मी हुआ कि या तो उसकी अर्निंग पावर हमेशा के लिए ख़त्म हो गई या कम हो गई। हमेशा के लिए कब ख़त्म होगी? जब वो टोटल डिसेबलिमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। और टेम्पररी तौर पर कब होगी? जब वो पार्शियली हो, दोबारा वो उसको गेन कर सकता है। तो होपफुली इंशाल्लाह आपको क्योंकि तमाम टॉपिक्स जो छोटे छोटे थे वो क्लियर हो गए होंगे। लास्ट टाइम हमने कितने किए थे? 2 टॉपिक्स किए थे, एक इंस्पेक्टर, दूसरा सर्टिफाइंग सर्जन। आज हमने स्ट्राइक किया, लॉकआउट किया, इलीगल स्ट्राइक लॉकआउट किया, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट किया, वर्क काउंसिल किया, लेबर कोड किया, हॉलीडेज पे किया और डिसेबलिमेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना, चलवा के नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।